रायपुर में महाधिवेशन चल रहा है और मेरे साथ उत्तराखंड के दो विधायक हैं। एक खटीमा से हैं जिन्होंने वर्तमान सीएम जो उत्तराखंड के हैं उनको हराया था। और एक बड़ी बात यह है कि भुवन जी, जब ये सीट की चर्चा होती है तब चर्चा इसी बात की होती है कि आपने जो वर्तमान सीएम है उनको हराया था। तो एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अलग फील रहता है। नहीं, देखिए, हराना जिताना तो जनता का काम होता है। कोई जीतता नहीं, कोई किसी को जिता नहीं, हराता नहीं है। ये सब तय करने का काम तो जनता का होता है और जनता ने तय किया है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने हराया है। पब्लिक का जो रिजल्ट है वो सबके सामने होता है। बट कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई उत्तराखंड में। इसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भले ही आपने खटीमा से हराया लेकिन और जगह प्रदर्शन अच्छा हो नहीं पाया। देखिए, कांग्रेस की जितनी उम्मीद हम कर रहे थे, जनता कर रही थी, या जो सर्वेस बता रहे थे, उस हिसाब से सही बात है कि हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस ने प्रगति की है। हम पहले 11 सीटों पे थे, इस बार 19 सीटों पे हैं। वोट परसेंटेज हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा है। लेकिन हाँ, जो उम्मीद सब कर रहे थे उस पर कांग्रेस नहीं खरी उतर पाई। अच्छा, खटीमा से जब आपने धामी जी को हराया तो उसके बाद अब तक आपकी मुलाकात हुई है? जी, बिल्कुल हुई है। कैसा रहता है उनका? बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया, शानदार। अच्छा जी, मतलब किसी भी तरह की कोई भी तकरार अब नहीं है? नहीं, तकरार पहले भी कभी नहीं थी। वो तो प्रतियोगिता रहता है ना कि वो आपने सीएम को हरा दिया तो एक नाम काफी ज्यादा हो जाता है। नहीं, अच्छा रिस्पांस है। भुवन जी का नाम तो वाकई हो गया था ना कि आपने खटीमा से जो है वर्तमान सीएम को हरा दिया। दोबारा मुख्यमंत्री बने और बड़े भाई की तरह हैं। पहले से अच्छे संबंध रहे, बस चुनाव में आमने सामने हो गए। अच्छा, पहले से ही अच्छा मिलना जुलना है और इसलिए मुझे मुलाकातों में कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। जी, हमारे साथ भुवन जी के साथ साथ जो हैं हल्द्वानी से विधायक साहब सुमित जी भी हैं। सुमित जी, जिस तरह से ये महाधिवेशन हो रहा है उसमें इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि साहब 5 राज्यों में जो डिफीट हुई थी उसको उदयपुर में काफी चिंतन किया गया, लेकिन बाद में एक एक्सटेंशन वाला ये स्पेस है। ऐसे में 2023 और 2024 के जो चुनाव है, आम चुनाव, और 2023 में जो राज्यवार चुनाव है उन पर बात होगी। 24 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, तैयारी की श्रृंखला में सबसे पहले तो जो चुनाव के परिणाम, जैसे आपने कहा, वो अनुकूल नहीं है, विपरीत है। उसके तुरंत बाद जो उदयपुर में नव संकल्प पूरा शिविर हुआ, उसमें भारत जोड़ो यात्रा का जो आइडिया था वो फ्लोट करा गया। और जिस प्रकार से, जिस भव्यता से भारत जोड़ो यात्रा में आम जनमानस ने प्रतिभागिता करी, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो अलग है, जो मशाल है, जो कार्यकर्ता थोड़ा निराशा में था, कहीं ना कहीं वो जागी है। तो अवश्य 2024 के लिए मजबूती से अब भी ये जो अधिवेशन हो रहा है, तो इस अधिवेशन में भी कई सारी चीजें निकल के आएंगी, कई रणनीतियां बनेंगी। और कांग्रेस का देखिए कार्यकर्ता है, वो अडिग है। हमारी विचारधारा जो है वो इस देश में जो संविधान के मूल आधार है उनके संरक्षण की। तो आज संविधान हमारे खतरे में है। धार्मिक उन्माद फैला के भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा तैयार है सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए। एक बात और है कि कल जयराम जी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना जो है वो हमारा अब अगला जो है उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, उन्होंने अगर ऐसी कोई बात कही है तो इसमें, क्योंकि जयराम रमेश जी देखिए बड़े प्रखांड पंडित केवल राजनीति के नहीं है, मानवीय विषयों के भी हैं। तो अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कही है तो अवश्य मैं अपनी सहमति उनके साथ जताता हूँ। आपकी सहमति है, लेकिन इसमें बात यही कही जा रही है कि जो छत्रप है, जो क्षेत्रीय दल हैं, और सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी है या आरजेडी है, जेडीयू है, या साउथ में कई पार्टियां हैं, वो इसकी लगातार मांग करती रही हैं क्योंकि उनका एक वोट बैंक है। ऐसे में कांग्रेस का ये इसलिए है कि 2024 के लिए वो सब साथ हैं। नहीं, देखिए, साथ तो देखिए आना पड़ेगा, क्योंकि जो सेक्युलर फोर्सेस इस देश में है, आज भारतीय जनता पार्टी का जो फांसीवाद जो एक रवैया है वो राजनीति में, उसको हराने के लिए, उसको यहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए जितनी सेक्युलर फोर्सेज हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव के लिए भी और अन्य चुनाव के लिए भी। तो अवश्य इसमें अगर सहमति बन रही है विपक्षी दलों में तो कोई नई बात नहीं है। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकारें भी नहीं तब भी विपक्षी दल जो थे उनमें ऐसी सहमतियां कई बार बनी है। क्योंकि आप हल्द्वानी से हैं तो एक मसला जो हल्द्वानी का इस समय बहुत ज्यादा रहा, उस पर कांग्रेस के रिएक्शन भी आए, लेकिन जैसे अब पीसीसी डेलीगेट्स बैठेंगे, इसके अलावा और भी लोग बैठेंगे, तो क्या इन विषयों पर भी चर्चा होगी? नहीं, अवश्य। ये देखिए, सारे विषय, क्योंकि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का विषय है, तो इन सारे विषयों पे हम लोगों ने तो फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ी, लेकिन सारे विषयों का संज्ञान राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी सबके पास है। तो इन विषयों पे कई बार डिस्कशन भी हो चुका है। सलमान खुर्शीद जी हमारे वकील थे, खुद वो कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। तो सारे विषयों पे गहरा प्रकाश डाला जा चुका है
और जो कोशिश करी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, वो सबको भली भांति पता है। जी भुवन जी, आपसे एक सवाल और ले लेता हूं मैं कि जिस तरीके से 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, तो उसकी तैयारी सिर्फ आप अपने सीट की अपने हिसाब से करेंगे कि इस तरह का पूरा काडर तैयार हो रहा है? क्योंकि हम एक चीज मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जहां गई वहां पर काडर जो है खड़ा हुआ, और इस बात को भी मानना हमें चाहिए कि अभी काडर जो है वो दबा हुआ है, या दबा हुआ यानी कि वो घर बैठा हुआ है, उसको आपको उठाकर लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम पूरे प्रदेश में 5 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और ये निश्चित है कि कांग्रेस इस बार 5 सीटें उत्तराखंड से जीत कर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय प्रदेश और देश की सरकारों ने किए हैं वो उत्तराखंड के हित में कहीं नहीं। भर्ती घोटाले लगातार खुलते जा रहे हैं, युवाओं की मेहनत का सौदा किया जा रहा है। अग्निवीर योजना, जिसमें उत्तराखंड के अधिकांश युवा अपने जीवन में जब वो पैदा होता है, अपना देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का सपना लेकर वो जवान होता है और उसके मन में एक ही बात होती है कि भाई मैंने राष्ट्र की सेवा करनी है, और आर्मी को लेकर तैयारी करता है। और अग्निवीर योजना आने से युवाओं में खासा रोष है, और उत्तराखंड जो एक बड़े आर्मी के माध्यम से बड़े रोजगार का एक माध्यम भी उत्तराखंड के लिए था, उसको खत्म करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। और भर्ती घोटाले, अंकिता हत्याकांड, ये गंभीर जो कृत्य अभी हो रहे हैं और सरकार जिनको गंभीरता से नहीं ले रही। आज पूरे प्रदेश का युवा ये कहता है कि जो भर्ती घोटाले हैं, चाहे यूके हो चाहे यूके हो, उनकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद परीक्षा हो, लेकिन सरकार हठधर्मिता लाठी बरसाती है, मुकदमे 307 जैसे संगीन मुकदमे युवाओं पर लगाती है, लेकिन उनकी बात को नहीं मानती। अब समझिए, जिस एग्जाम कंट्रोलर को आपने सस्पेंड कर दिया, कहा भाई तुम्हारी देखरेख में भ्रष्टाचार हुआ और पटवारी परीक्षा का पेपर का एडमिट कार्ड उसके साइन से ही वितरित होता है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। नकल विरोधी कानून के नाम पर जो सरकार पीठ अपनी थपथपा रही है, तो नकल विरोधी कानून तो उन्होंने नकल को खुलने के लिए, अब खुलने के रास्ते बंद करने के लिए किया है। वो जो नकल माफिया उनके पक्ष में है। आप ये कहते हैं कि कोई अगर ये बात कहेगा कि यहाँ नकल हुई है और इस बात को कहेगा, कुछ सबूत नहीं होगा, तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, और सबसे पहला मुकदमा लिख भी गया। तो आप बताइए, जो 6 साल से युवा कह रहा था कि भाई नकल हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, उनके पास पेपर लीक पर ऐसा लगता है कि जो सरकार ने उनको बचाने के लिए इस कानून को बनाया ताकि कोई आवाज न उठा पाए, जो आवाज उठाए उस पर मुकदमा लिख दिया जाए। तो ये नकल विरोधी कानून भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का ज्यादा काम कर रहा है। जी, पेपर लीक की बात करी, मैं माइग्रेशन पे भी बात करना चाह रहा था कि पलायन जो है वो उत्तराखंड का एक बड़ा मसला है, जिससे उत्तराखंड 2-4 हो रहा है। लेकिन एक पेपर लीक की बात करी तो उसमें लगता है कि राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें बार बार ये बात कही जाती है कि राजस्थान मॉडल बड़ा कारगर है, कानून व्यवस्था बड़ी शानदार है। ऐसे में पेपर लीक को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि वहां भी ये समझना चाहिए कि अभी दिक्कतें वहां भी ज्यादा है? नहीं, देखिए, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये पेपर लीक नहीं हो सकते। हमारी लगातार मांग रही है सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो जाए। पीसीएस जो हमारे सबसे होनहार बच्चे, 6 साल बाद उनकी परीक्षा हुई है, अभी संचालित हुई है मेंस, और जो क्वेश्चन बैंक पूरा डेवलप करा गया वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से लीक होने का पूरा अंदेशा है। उसके बावजूद सरकार ने ना जांच कराई, ना क्वेश्चन बैंक को बदला गया। तो सरकार भ्रष्टाचारियों को जानबूझ के संरक्षण दे रही है, भ्रष्टाचारी सरकार है। और जैसे कापड़ी जी कह रहे थे, जनता का एक मत है कि लोकसभा चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव जब आएंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया गया। जी, और एक माइग्रेशन वाले में इशू पर नहीं, देखिए, पलायन तो ऐसा विषय है, इन लोगों ने पलायन बोर्ड बनाया, इन पे एक स्वर्णिम अवसर था जब कोविड काल आया, जितने हमारे प्रवासी थे वो सारे लौटे। पहाड़ों में ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं अपने आप को, लघु उद्योग से लेके होटल से लेके होम स्टे से लेके गेस्ट हाउस से लेके कई व्यवस्थाएं पर्यटन की विकसित करने के साथ छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल गौर नहीं फरमाया गया, इनकी कोई चिंता नहीं है। इनकी एक चिंता है चुनाव में धार्मिक उन्माद फैला के हम कैसे चुनाव जीते। एक विषय पे भारतीय जनता पार्टी राज करी, एक विषय पे उनकी नीति है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। हमारे साथ सुमित जी और इसके साथ भुवन जी भी थे। भुवन जी और सुमित जी जो है उत्तराखंड से ही विधायक हैं और वहां के मसलों को बता रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से चर्चा होनी है महाधिवेशन में, जिस तरह से पीसीसी डेलीगेट्स हैं या विधायक आए हैं, एक संख्या के रूप में बताया जा रहा है कि 1100 लोग तो ऐसे हैं जो पूर्व में विधायक, सांसद, मंत्री राज्यों में या केंद्र में मंत्री रहे, तो ऐसे में संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पूरे सेक्शंस को, चाहे वो पीसीसी के सेक्शंस हो या एआईसीसी के सेक्शंस हो, उस पर सब बातों पर चर्चा की जाएगी। इस महाधिवेशन की जो चर्चा है उस पर
लगातार हम ये देख रहे हैं कि कई सारे मसले अलग अलग निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान से निकल कर आए, चाहे उत्तराखंड से निकल कर आए, चाहे उत्तर प्रदेश से निकल कर आए। हम आपको वो सारे रंग दिखा भी रहे हैं। मेरे साथ मेरे साथी हैं सिद्धार्थ और मैं अविचल।